हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। आप लोगों को मैं क्लास 9 में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रहा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था? कल आपने वीडियो देखी हुई है। कौन सी? वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना? तो बच्चों ने वीडियो देखी और फिर कहा कि सर बहुत सारे डाउट्स हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, कमेंट सेक्शन में बताते रहे कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। जब भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर ऐप पर आप भेज सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं आपके पास में। तो एक तो ये कि नव सवाल पूछे, नव ध्यान रखेंगे बस, सब ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा भैया फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, है ना? फोर्स की डायरेक्शन, यानी कह दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बड़ी आसान सी बात है यार, और तुम बड़े मजेदार बात बोल रहे थे कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करें। बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो गए, तुमको दिक्कत हो गई। देखो मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन मान लो ए, सेंटर से हमने कहा इसके सेंटर पर पोजीशन में करिए। मैं इधर से आया और इधर से कोई बच्चा है जो इसको पकड़ के धक्का देना शुरू किया इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया इसमें इधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है, जिधर फोर्स लगाया उधर से डिस्प्लेस होना शुरू किया और यहाँ धक्का देते देते यहाँ तक पहुंचा दिया। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था x से। मैं यहाँ काम करता हूँ, कल की तरह यहाँ पर x लिख देता हूँ। अच्छा याद आया, एक बच्चे ने कहा कि सर बुक में तो डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान सुनिए, बुक में डिस्प्लेसमेंट को एक लेटर से डिनोट किया है, वो है s। मैंने लिख दिया था x, और आप और बुक्स उठाओगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को लिखा स्मॉल डी। अब बात फंसी कि आखिर इनमें से क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान सुनिए। s लिखा हो, x लिखा हो, d लिखा हो, या फिर a से लेकर के z तक लिखा हो, ठीक, या अल्फा बीटा गामा लिखा हो, डेल्टा लिखा हो, साई लिखा हो, आचा पाचा कुछ हो लिखा हो, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आखिर सिंबल क्या है। आपको इस बात से लेना देना है कि वो डिनोट क्या कर रहा है। बात समझ आ रही? क्या कि वो डिनोट क्या कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए। अच्छा एस से बताओ, एक्स से बताओ, डी से बताओ, चाहे इससे, है ना? तो वर्क डन में मैंने आपको कहा, देखो वर्क जो होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे ही आप कहते हैं वर्क। बस इतनी चीज। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हो, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बताते तो चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, पहले हम लोग टाइम में हम लोग नहीं पढ़े थे, हैं? अब सर आप सब 9th में पढ़ लिए। अरे हमारे टाइम में सिलेबस बड़ा टफ होता था, हमसे पहले और टफ होता था, तो हमारे सीनियर लोग हम लोग ताना मारते थे, तब अभी पढ़े हैं वैसे जैसे हम तुम लोग ताना मारते थे, पढ़े गंदे बच्चे, वैसे हम लोग कहा जाता था गंदे बच्चे। खैर अपने अपने टाइम सभी बच्चे होते, सभी गंदे ही होते, अच्छे बहुत कम होते हैं, 2-4 तो अच्छे निकल जाए बात है। देखो तो आपका जो ये डाउट था कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी या फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन तो वही होगी जिधर धक्का लगाया जाएगा। पुश करोगे तो तुमसे आगे की ओर, पुल करोगे तो तुम्हारी तरफ ये डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में खूब पढ़ा है, तो ना तो आपको मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना ही आपको प्रॉब्लम होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, बस इतना है कि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होना चाहिए। नहीं होता है तो उसके अलग अलग कंडीशन है। 3 केसेस बनेंगे उसके। कितने? 3।
तो तीनों केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमने कल जो पढ़ा है वर्क की जो यूनिट होती है उसको लेकर बच्चों को काफी कंफ्यूजन है। आप हमेशा कंफ्यूजन पूछेंगे, मैं हमेशा आपके डाउट क्लियर करता रहूंगा। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आराम से करो, बड़े आराम से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इतना बता देता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, वर्क चैप्टर है इसमें। देखो इसको तो हमने मिटा दिया। अभी भी अगर आपको डाउट हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पिछले चैप्टर्स आप पढ़ लो कि फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सबके डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। और पिछला भूल जाओगे तो अगला पढ़ ना पाओगे, जरूरी है पिछला पढ़ते, है ना। एक भैया उन्होंने कहा कि सर यूनिट आपने बताया वो तो समझ में आया, आपने दो टर्म लिखे, एक लिखा एमकेएस और एक लिखा सीजीएस, तने नहीं पूछा था, है ना। तो देखो तने भैया ध्यान से देखना, ठीक है, और बाकी सब बच्चे। एक टर्म आता है यूनिट, ठीक, किसी चीज को हम किस में मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं, मास को किस में मेजर करते हैं, यूनिट्स ऑफ मास, है ना। आप कहोगे पहली चीज, सब्जी लेने जाते हो घर वाले को कहते हो केजी में आलू 2 रुपये किलो, है 2 रुपये किलो नहीं मिलता, हालांकि ठीक है तुम खरीद सकते हो, तुम लोग बहुत तेज हो, हैं बहुत तेज हो रहे होते हो। जब तेज का मतलब देखो, एक किलो आप तौल लेते हो किलो में, दूसरा आप तौल लेते हो ग्राम में, है ना। मेजरमेंट किस में करते हो, ग्राम में। और तीसरा टर्म आता है, जो बड़े अमीर लोग होते हैं ना वो खाते हैं केक, तुम सब खाते हो जोर से, हैं तो खरीदने जाते हो केक चाहिए, केक कैसे मांगोगे, किलो में केक थोड़े देते हैं, देते किसमें, पाउंड में, है ना, किसमें, पाउंड। तो मैंने आपके सामने 3 तरह के यूनिट्स लिखे। अच्छा, तीनों से मेजर क्या करते हैं, तीनों से मेजर करते हैं आप मास, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए थे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मास एंड वेट, बच्चे ऐसा ऐसा आंसर लिखे तो मेरे तो होश हो गए है। पेपर जो आपको मिला हुआ उसको एक बार सॉल्व कर लेना ढंग से घर पे बैठ के। बॉयज तो बॉयज, गर्ल्स भी ऐसा ऐसा आंसर लिखें कि भाई मैं कहूँ तो कहूँ क्या कि किया क्या है आप लोगों ने, भाई एमसीक्यू किया है, उसके बाद मैचिंग कर दी है, उसके बाद सारे जितना कॉन्सेप्चुअल सवाल था सब छोड़ दिया। मैं फिजिक्स छोड़ा, केमिस्ट्री छोड़ा, बायो भी छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे लिखने का मूड ही नहीं है आपका। भाई ठीक है, आपने क्लास 7th में रिटन पेपर दिया है, उसके बाद आपने रिटन पेपर नहीं दिया है एक तरह से, है ना। कोविड के चलते बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे ही नहीं, लिखने की आदत डालो, ठीक है। और क्लास 10th वालों को तो वही लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, यूनिट की बात करते हैं। तो मास को हमने मेजर किया 3 टर्म्स में, है ना। कितने, 3 टर्म्स में। पहला आपने कहा केजी, दूसरा आपने कहा ग्राम, तीसरा आपने कहा पाउंड। ये तीनों ही यूनिट हैं, तीनों ही यूनिट है। तो हमने कहा इन तीनों को अलग अलग नाम दिया जाना चाहिए। तो मैंने कहा केजी जो यूनिट है, ठीक, ये एक अलग सिस्टम से आया है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक। ग्राम जो है ये जिस सिस्टम से आया उसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम, और पाउंड जो है उसको हम कहते हैं आया एफपीएस सिस्टम। तो हमारे पास 3 होते हैं सिस्टम। अच्छा, सिस्टम का मतलब ये नहीं कि बना बनाया रखा कोई मशीन नहीं है। मशीन ना होने का मतलब ये है कि एक पैटर्न है कि किस पैटर्न पे हम किस चीज को मेजर करेंगे। जैसे ये जो शुरुआत में तीनों में जो पहले टर्म लिखे वो मेजर करते हैं मास को, सॉरी लेंथ। जो शुरुआत में लिखा हुआ है वो मेजर करने के लिए लिखा हुआ लेंथ। सेकंड में जो लिखा हुआ है केजी और पी, ये मेजर करता है भाई मास को। और थर्ड टर्म जो लिखा हुआ है वो मेजर करता है टाइम को। अब मैं तीनों के बारे में थोड़ा बता देता हूं। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एक ऐसा सिस्टम
जिसमें एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और जो ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और एस से मेजर करते हैं टाइम यानी कि सेकंड। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह एफपीएस सिस्टम है, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, है ना। ये जमीन की बात होती है इनका एक फुट। ठीक, कपड़े खरीदने जाते हो जो है तो कपड़े खान खोलता कहेगा कितना, तो आप कहते हो सब 2 मीटर, है ना। फिर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाता है जैसे घर में आपने काम लगता है कीला वाला खरीदने जाते हो, क्यों, आयरन नेल्स दीवार में दुकान जाकर कहते हो ये कीले कैसे देता है, क्या कहेगा आपसे, कितनी इंची चाहिए, तो आप कहते हो ऐसा है हमको 2 सेंटीमीटर दे दो, या फिर इंच में बोलेगा एफपीएस में आ जाएगा, है ना। डायमीटर जो है पाइप का मेजर करना होता है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर आपके पास जो स्केल होती ना, है ना, स्केल पटरी भाई लोग तो अंग्रेज हो गए फिर भी नहीं समझते स्केल पटरी का होता। याद देखो 2 सिस्टम होता है, एक में 0 से लेकर यहाँ 1 लिखा होता है और ये जाता है 6 तक, और दूसरे वाले में 0 से लेकर इधर 1 लिखा होता है और ये जाता है यहाँ 15 तक। तो नीचे वाले में सेंटीमीटर स्केल होती है, ऊपर वाले में इंच स्केल होती है। नीचे वाले जो स्केल है वो सीजीएस सिस्टम में लेंथ मेजर कर रही है। मेजर किसको कर रहे हैं, लेंथ को। ठीक, किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को। अब ध्यान सुनो, ऊपर वाला भी क्या मेजर कर रहा है, लेंथ को, लेकिन किस सिस्टम में, किस पैटर्न पर, आपने कहा सर एफपीएस सिस्टम। ठीक है, 2 सिस्टम आपको बताना चाहिए। बिल्कुल वैसे अगर मैं ये पाऊंगा एफपीएस की बात बताऊं, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, टाइम किसमें मेजर कर देते हैं, सेकंड में। तो ये हमारा यूनिट सिस्टम होता है, 3 सिस्टम होते हैं इसके। बात समझ में, टोटल 3 सिस्टम होते हैं। तो उम्मीद है आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। अब अगर डाउट क्लियर हो गए हैं तो हम लौट के आते हैं अपने चैप्टर पर। एक और बात, बच्चों ने कहा सर अर्ग और जूल 2 टर्म जरा कम समझ में आए कि इनमें रिलेशन क्या है ना। मैं काम करता हूँ, रिलेशन आपको फिर से बता देता हूँ। तो याद करो, मैंने कहा था कि अर्ग जो है वो वर्क का सीजीएस सिस्टम में यूनिट है ना, यानी कि सीजीएस यूनिट हमने टर्म लिखा हुआ, ये लिखे थे, क्या लिखे थे, सीजीएस यूनिट। तो फिर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आखिर सीजीएस यूनिट क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। आपने कहा सर जूल, JOULE, है ना, जूल। 1 जूल क्या होता था, आपने कहा 1 न्यूटन मीटर जो टर्म है इसको आप कहते थे 1 जूल। बात समझ में आ रही। फिर देखो, और 1 अर्ग किसको कहते थे, 1 अर्ग आप कहते थे 1 डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता था, आपने कहा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कल हमने जो पढ़ा था वो था x। तो d लिखो x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, d लिखो या x लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा वर्क की हमको यूनिट चाहिए, अगर हमने कहा SI यूनिट चाहिए, है ना। अब बहुत अच्छे कंफ्यूज होते हैं, सर SI यूनिट लिखें कि MKS लिखें। भाई साहब दोनों एक ही आते हैं। जैसे तुम में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 नाम है ना, 2-2 नाम है। घर में पप्पू बुला देते हैं, यहाँ आते बढ़िया बड़े-बड़े नाम हो जाते हैं, त्रिपाठी है, त्रिपाठी है। देखो आपने कहा SI यूनिट, देखो SI यूनिट ही MKS का होता है। दरअसल जो MKS सिस्टम था इसको हमने इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया। पूरी दुनिया में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में क्योंकि स्टैंडर्डली MKS ही फॉलो किया जाता है, तो हमने कहा इसी
इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक, यानी कि हम इसको सीधा सीधा अगर कहना चाहें एसआई यूनिट लेंगे। तो वर्क की अगर हमें एसआई यूनिट चाहिए तो हमने कहा फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर वर्क का हो गया। फिर अगर मैं कहूं सीजीएस के टर्म्स में, नहीं कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, मैं रिवीजन ही करा रहा हूं, बार बार रिवीजन के लिए नहीं कहना, डाउट्स पूछते हो अच्छी बात है, डाउट सारे क्लियर करो, लेकिन उसी पर अटके नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है, बहुत लंबा सिलेबस है आपका। ठीक है, आपने कहा 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, आपने ऐसा बताया, और 1 अर्थ को आपने कहा 1 डाइन सेंटीमीटर। 1 डाइन सेंटीमीटर कैसे आया, हमने कहा फोर्स की जो वो सीजीएस यूनिट क्या होती है, आपने कहा डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना। अभी स्केल बनाए थे ना, स्केल देखे थे ना, क्या सेंटीमीटर, नीचे जो 0 से 15 तक का होता है ना, छोटी वाली जो स्केल आती है उसमें 15 सेंटीमीटर यहाँ लिखा रहता है, वो सेंटीमीटर स्केल है, ऊपर इंच में लिखा होता है। इतनी सी इसमें बात। चलो आगे अगर हम बढ़ना चाहें, आपने कहा सिर्फ एमकेएस और सीजीएस समझ है, तो मैं आपको कल बताया था, कल क्या बताया था, 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7, इसको आपने कहा था डाइन सेंटीमीटर, और 1 डाइन सेंटीमीटर को आप कहते हैं क्या, 1 अर्थ, तो आप लिखना चाहो तो सीधा सीधा कह सकते हो 10 पावर 7 अर्थ। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ होता है, और न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन था, तो 1 न्यूटन अकेले 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है। ये आप लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा है, और ये आप वर्क और एनर्जी में पढ़ रहे हैं। ठीक, इतना सा एक चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, ये रिलेशन खत्म हो रहा है। तो आपके पास सर जूल जान गए, अर्थ जान गए, इन दोनों की डेफिनेशन जान गए, रिलेशन जान गए। ठीक है, अब बात आती है लौट के आते हैं वर्क, है ना, इसके यूनिट जान गए, आप वर्क को थोड़ा लौट कर आते हैं कि आखिर वर्क के बारे में हम क्या कहें, वर्क स्केलर है या फिर वेक्टर है। अब जानते हो क्वांटिटी 2 टाइप की होती है ना, तो जो 2 टाइप की क्वांटिटीज होती है उसमें एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। तो वर्क को किस कैटेगरी में रखा जाए और क्यों रखा जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। क्या बोलते, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसको कहते क्या, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसको आप कहते हैं स्केलर, है ना। जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते थे, वेक्टर। तो आपने कहा वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वर्क इज, फिर स्केलर, वेक्टर, टेंसर और पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, हो गया वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, स्केलर इस वजह से है, स्केलर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वर्क में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं W इक्वल्स टू, आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। या अगर आप डिनोट करना चाहो तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बीच में डॉट लगाया जाता है। इनके बीच में एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने डॉट लिखा तो सही है, और अगर आपने कहा F क्रॉस D, ठीक, तो ये गलत है। मैंने आपको पहले बताया फिजिक्स में कई टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब हम कई टाइप का मतलब टोटल 3 टाइप के मल्टीप्लाई मैंने आपको क्लासरूम में सिखाने में मतलब बताया है, सीखोगे तो लेवल में। पहला जो मल्टीप्लाई होता है आप जानते हो, उसको कहते थे अलजेब्रिक प्रोडक्ट। क्या कहते थे, अलजेब्रिक प्रोडक्ट।
ठीक, दूसरे को आप कहते थे स्केलर प्रोडक्ट और तीसरे को आप कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक आपने जितनी मल्टीप्लाई किया सब इसमें किया और यही आपको करना है। ठीक है, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ना डॉट लगाया जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट वाला है, जो कि आपको नहीं पढ़ना कि आखिर प्रोडक्ट कैसे होता है। आपको सीधा सीधा जो है वैल्यू दे दी जाएगी, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे लिखा है 2 और लिखा है 3, गुणा कैसे होगा आ जाएगा आपका जो 6 है ना, तो 3 या 6 बिल्कुल सही, अंग्रेजी बहुत फास्ट। वेरी गुड। देखो मैंने कहा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये वेक्टर प्रोडक्ट बताने लगता है। अगर ये लिख दोगे तो इसको वेक्टर लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये टर्म आपको बड़ा कम समझ में आएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, है ना। जैसे इसको परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे सीख जाओ कुछ दिन। फिलहाल ये जानने की जरूरत है वर्किंग स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है। बच्चे बार बार फिर पूछेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं क्लास में 20 बार बताया मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं सीधा सीधा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब अगर मैं कहूं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए, एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये लिख दिया जाए 2 मीटर, है यहाँ 2 क्या है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 जो है यानी कि 2 है आपका मैग्नीट्यूड। बात समझे, 2 क्या है मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो बता रहा होता डायरेक्शन, है ना, ये बताता था डायरेक्शन, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इसका मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड। और ये जो मैंने m लिखा यानी मीटर, ये क्या है इसका यूनिट। तो किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम 3 चीजें लिख सकते हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसके नीचे में लिख नहीं सकता, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अगर मैं ये बात कहूं कि ध्यान से सुनो, वर्ग, ठीक, अगर मैं कहूं कि वर्ग कितना हुआ, ध्यान सुनो, आप कह देते हैं सर 2 जूल वर्ग हुआ। ठीक है, वर्ग के पहले प्लस या माइनस नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमने कहा वर्ग एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, और उसके मेजरमेंट में हम मैग्नीट्यूड और यूनिट 2 चीजें लिख सकते हैं, डायरेक्शन होती ही नहीं लिखेंगे कहां से। ठीक है, तो वर्ग एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके आगे पीछे आप कोई भी डायरेक्शन नहीं लिखते। बार बार रिपीट हो गया नहीं, ठीक है, आदतन मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, आप लोग अक्सर क्लास में पूछते रहते हैं इसलिए। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो मैं काम करता हूं, आज का वीडियो यहाँ रोक दूं या आगे बढ़ा दूं? पढ़ाना तो आगे चाह रहा हूं, या मुझे लगता है काफी लंबी वीडियो हो गई होगी, 20 मिनट से ऊपर हो गई होगी, तो 1-2 वीडियो और बना देता हूँ आपके लिए। ठीक, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में। ये आपका लेक्चर था 2, है ना, सेकेंड लेक्चर, डाउट क्लियरिंग सेशन के तौर पे गुजर गया आपका। अगला वीडियो मैं अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, क्यों, बातचीत आपसे होती रहेगी। तो अगर आगे काम जारी रखते हैं, आप लोग पढ़ते लिखते रहो, कोरोना फैल रहा है तो मास्क लगाते रहते हो, है ना, मास्क लगाते रहना, सुरक्षा है जरूरी, ना समझो मजबूरी। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।